नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है अफवाह। तो साथियों, आज हम कक्षा 9 की NCERT का तीसरा अध्याय अफवाह पढ़ने जा रहे हैं और देखेंगे अफवाह क्या है या कितने प्रकार का होता है, अफवाह में किस किस को सम्मिलित किया जाता है। अफवाह के माध्यम से हम भारतीय नदियों के अफवाह तंत्र का भी अध्ययन करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ किस किस प्रकार का अफवाह तंत्र बनाती हैं या उनकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका चैप्टर अफवाह। तो देखिए, जैसा कि हमने पहला ही शब्द पढ़ा अफवाह, इसी के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। क्या करता है? किसी क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, अभी आगे दिखाएंगे। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या महासागर में होता है। कहाँ होता है इनका निकास? या तो किसी झील में या समुद्र में या महासागर में। एक नदी तंत्र जैसा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? एक अफवाह द्रोणी कहा जाता है। तो हमने देखा कोई भी नदी तंत्र जिसका क्षेत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित है उसे अफवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी देखिए ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। क्या करते हैं? या तो पर्वत होगा या उच्च भूमि, दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। किससे जल विभाजक कहते हैं? किसी पर्वत या उच्च भूमि जो दो अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करे उसे जल विभाजक कहा जाता है। क्वेश्चन है, क्या आप विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की है? क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किसकी है? द्रोणी की बात कर रहा है, अमेजन की है। भारत में किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए, हम यहाँ देख पा रहे हैं इस चित्र के माध्यम से, ये क्या है? जल विभाजक। अभी हमने बताया था कोई भी ऐसा पर्वतीय क्षेत्र या उच्च भूक्षेत्र जो दो जल द्रोणियों को आपस में अलग करता हो उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक। एक अफवाह की धारा ये है और दूसरी अफवाह की धारा ये है। बीच में ये आप देख पा रहे हैं, ये उच्च भूमि है जो इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को दोनों को अलग कर रही है। इसी को क्या कहते हैं? जल विभाजक। तो चलिए आगे देखते हैं। हम देखेंगे भारत में अफवाह। ठीक, भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। भारतीय नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। एक हिमालय की नदियां और दूसरी प्रायद्वीप की नदियां। चलिए, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी होती हैं। हिमालय की नदियां कैसी हैं? बारहमासी हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है
बारहमासी क्यों कहा गया है? क्योंकि इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है जल? ऊंचे पर्वतों के पिघलने वाले हिम से। हिमालय की दो मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया? गॉर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन करती हैं। कहाँ करती हैं? ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन करती हैं। देख पा रहे हैं आप, ये है गॉर्ज। ठीक, देख रहे हैं, ये है किसी नदी का स्रोत और ये ऊपरी भाग है, ये मध्यम भाग है और ये गोखुर झील बन रही है इस तरीके से, गाय के खुर के समान। ये इसमें आप देख पा रहे हैं टेढ़े मेढ़े इस तरीके से, ये विसर्प हैं, ये निचला भाग है उसका और यहाँ पर लास्ट में डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। किसका? सिल्ट और बालू का। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, कहाँ पर? मध्य और निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी, कहाँ? बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। अभी दिखाया था। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी हैं। प्रायद्वीपीय नदियां कैसी हैं? मौसमी हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्ष भर नहीं रहता। प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई क्या है? कम है तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं। देख लेते हैं कहाँ से निकलती हैं? केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। किधर बहती हैं? कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। किधर बहती हैं? बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय की नदियों के बारे में जान लेते हैं। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? सिंधु भी, गंगा भी और ब्रह्मपुत्र, तीनों किससे निकलती है? हिमालय से। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं, आगे देखते हैं, बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को नदी तंत्र कहा जाता है। किसी नदी को तथा उसकी सहायक नदियों को क्या कहते हैं? नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम जानेंगे। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से, ठीक, के निकट तिब्बत में होता है। कहाँ होता है? तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? ये लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए, कहाँ से बहती है? सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। कहाँ? अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हो गई अब सिंधु की?
सतलज, व्यास, रावी और चेनाब। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम ये आपस में मिल जाती हैं और पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंध नदी में मिल जाती हैं। किसमें? सिंधु नदी में ये सारी मिल जाती हैं। तो हमने क्या देखा? सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है? मानसरोवर झील से निकल रही है, तिब्बत में लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक है, लद्दाख से ये प्रवेश भारत में करती है। इसकी सहायक नदियों में जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा नदियां हैं। ठीक है, सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो इसकी जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा प्लस सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम ये सभी किसकी सहायक हैं? सिंधु नदी की सहायक हैं, सिंधु नदी तंत्र का ही हिस्सा हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर सागर में, अरब सागर में मिल जाती है। किस में मिलती है ये? अरब सागर में। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग, कितना? 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल एवं पंजाब में। भारत में कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल से बहती है और साथ ही पंजाब से, तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। बाकी सारा शेष कहाँ पर है? पाकिस्तान में। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900। अभी इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? इसका उद्गम कहाँ से है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये भारत के कितने क्षेत्र में प्रवाहित होती है, या इसकी कुल लंबाई कितनी है, भारत के कौन कौन से राज्यों से प्रवाहित होती है। चलिए एक नज़र इस पर भी डाल देते हैं। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% भाग, कौन? भारत 20% जल का उपयोग कर सकता है। इस जल का उपभोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। कहाँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में भारत में सिंचाई के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा की एक धारा है जिसका नाम है भागीरथी, जो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा शुरू में ही अपने नाम से नहीं जानी जाती है, ये भागीरथी के रूप में गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिल जाती है। और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में किससे मिल जाती है? इससे मिल जाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार के पास ये कहाँ आ जाती है? मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। कौन? गंगा। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये गंगा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना। नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कोसी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है और गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है। कहाँ बहती है? दाहिने बहती है। तथा इलाहाबाद में गंगा, इलाहाबाद में ये किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। कौन? यमुना नदी। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल, हिमालय। आगे देखते हैं, एक बार इसे भी देख लीजिए। हमने अभी बताया किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। सिंधु नदी कहाँ से निकल रही थी? तिब्बत से, ठीक, मानसरोवर झील के पास से। और ये भारत में कहाँ कहाँ से आ रही है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब से बहते हुए पाकिस्तान में ये प्रवेश कर जाती है। इसमें इधर ही पाकिस्तान में जाकर आपकी सतलज, रावी, झेलम और चिनाब नदियां आपस में मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं और अरब सागर में जाकर ये अपना मुहाना बनाती है। ठीक, उसी तरीके से हमने फिर देखा गंगा नदी को, ये भी हिमालय से निकल रही है और इसके समानांतर ही यमुना नदी बह रही है जो इसी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है और इलाहाबाद में आकर इसमें मिल जा रही है। देख पा रहे हैं ये गंगा है, ये इसी के समानांतर बहती हुई यमुना है, ये यहाँ पर आकर मिल जा रही हैं। कहाँ? ये आपको देख रहे हैं
इलाहाबाद में आकर मिल जा रही हैं। ठीक, इसकी और भी सहायक नदियां हैं, देख पा रहे हैं, शारदा नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक, कोसी, ये सभी इसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और इधर ये देख पा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र में ये सभी शामिल हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो गंगा है अपने मुख्य रूप में गंगा के रूप में नहीं निकलती है, देवप्रयाग में भागीरथी के रूप में ये निकलती है और देवप्रयाग में आकर गंगा गंगोत्री से भागीरथी के रूप में निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा में आकर मिल जाती है, जहां से इनका मुख्य स्वरूप सामने आता है। ये देख पा रहे हैं, देखिए नमामि गंगे परियोजना। कौन सी नमामि गंगे परियोजना? एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य प्रदूषण को प्रभाव को कम करना और उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके, इसके लिए इसे बनाया गया। चलिए वहां से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है। किसके कारण? गंगा में। ठीक है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं, कौन कौन सी? गंगा और यमुना, जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा, सोन। किससे निकलती हैं? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से। मुख्य सहायक नदियां किसकी? गंगा की। कौन कौन सी? चंबल, बेतवा और सोन। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम है तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम है। लंबाई भी कम है और पानी की मात्रा भी कम है। ज्ञात कीजिए ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं, ये भी देखेंगे हम। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। गंगा कहाँ तक बहती है? पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? फरक्का। यह नदी 2 भागों में बट जाती है। कहाँ पर? फरक्का में। एक भागीरथी, हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है। ठीक है, तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी? हुगली। दूसरी देखते हैं। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जो मुख्य धारा है वो दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। बांग्लादेश में कौन सी मिलती है? इससे ब्रह्मपुत्र नदी। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना नाम से जानी जाती हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। कहाँ मिलती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा किसके द्वारा बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। चलिए, सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल टाइगर भी पाए जाते हैं। कहाँ पर? सुंदरवन डेल्टा में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 देखें। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? कितनी है? 2525 है। ठीक, अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। कौन सा? अंबाला। सिंधु और गंगा नदी के बीच में जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। अंबाला से सुंदरवन तक कितनी है लंबाई गंगा की? 1800 किलोमीटर है। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। ढाल में मुश्किल से 300 मीटर की गिरावट है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है।
1 मीटर। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बनते हैं। चलिए, ये हमारा गंगा नदी तंत्र पूरा होता है। तो हमने अभी क्या देखा गंगा नदी में? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, ठीक, देख लीजिए एक बार। ये हमारी गंगा नदी का उद्गम भागीरथी के रूप में गंगोत्री हिमानी से निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है। हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, पर्वतीय भागों को छोड़कर। गंगा से निकलने वाली बहुत सी नदियां हैं इसकी सहायक। कुछ प्रमुख नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी हिमालय के गंगोत्री हिमानी से निकलती है और गंगा के दाहिने समानांतर बहती हुई इलाहाबाद में गंगा मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। घाघरा, गंडक और कोसी किससे निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इसके कारण प्रत्येक वर्ष क्या होता है, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। इससे उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और केन गंगा की प्रमुख सहायक हैं, जो अर्धशुष्क क्षेत्रों से आती हैं। इनकी लंबाई भी कम है और इनमें पानी की मात्रा भी कम है, ठीक। ये भी गंगा में आकर मिल जाती हैं। बाएं और दाएं किनारे सहायक नदियां से परिपूर्ण गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल में फरक्का तक बहती है और डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु भागीरथी, जो उत्तरी बिंदु है वो क्या है? फरक्का। भागीरथी जो हुगली के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर ये फरक्का से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक दक्षिण की तरफ जो भागीरथी हुगली है वो दक्षिण की तरफ मुड़कर डेल्टा मैदान से होते हुए बंगाली खाड़ी में विलीन हो जाती है। वहीं पर जो दूसरी शाखा है मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। वहाँ पर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है और वहाँ इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। अंत में ये दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक। गंगा की लंबाई कुल 2500 किलोमीटर से अधिक है, अर्थात 2525, ठीक। अंबाला जो नगर है वो सिंधु और गंगा का जल विभाजक के रूप में स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, परंतु इसका ढाल में गिरावट केवल 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में 6 किलोमीटर की दूरी पर इसके ढाल में केवल 1 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है। इसमें बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। आगे देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से के पूर्व में सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से, सिंधु और सतलज के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। लंबाई क्या है? सिंधु से कुछ अधिक है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा, कौन सा? नामचा बरवा शिखर जो है 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार जैसा बड़ा मोड़ भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। मोड़ बनाकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण कौन कौन सी करती हैं? देखिए, जब ये अरुणाचल में दिहांग में यू आकार का मोड़ लेते हुए एक गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। जब गॉर्ज का निर्माण करती है तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, फिर दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियां आकर इससे मिलती हैं और असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। असम में जाकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत कैसा है? शीत और शुष्क क्षेत्र है। अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है।
असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में, ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र कैसी है, एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। यहाँ इसको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए, क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? क्या हो सकता है? आप आगे पढ़ेंगे। जिस पर बनाया गया नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र पर, उसका नाम है माजुली द्वीप। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग को परिवर्तित करती रहती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। मुख्य जल विभाजक कौन है प्रायद्वीपीय भारत का? पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नदियों के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली अनेक धाराएं कौन कौन सी, उन्हें भी देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर, बाकी सभी पूर्व की ओर, और ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। नर्मदा द्रोणी के बारे में पढ़ लेते हैं अब। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट, यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। किसमें बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। इसका उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है और ये एक भ्रंश घाटी से बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट, कहाँ? जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह एक गहरे गौर से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो हमने देखा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है एमपी के अमरकंटक से और ये पश्चिम की ओर बहते हुए भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तल तक पहुँचते हुए बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह एक गहरे गौर से बहती हुई तीव्र ढाल से गिरती है और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो हमने देखा नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात। ठीक, चलिए आगे भी देख लेते हैं। यहां तक इसने धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कर दिया। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती हैं। नर्मदा की सभी सहायक नदियां समकोण पर मिलती हैं, धारा मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों में विस्तृत है। आइए, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे, गंगा का तो सुना है लेकिन नर्मदा का भी सुन लीजिए, नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा? एमपी सरकार द्वारा। इसके बारे में वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम दे रखा है, इसे अगर खोल के देखें, ये डालेंगे गूगल पर तो आपके सामने वो आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम ताप्ती द्रोणी। ये दोनों नर्मदा और ताप्ती किधर बह रही हैं? पश्चिम की ओर। ताप्ती का उद्गम एमपी के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखला में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी से बहती है लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां किधर? पश्चिम की ओर साबरमती, माही और भरतपुझा तथा पेरियार। इन राज्यों के नाम बताइए जहां से ये नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? साबरमती, माही, भरतपुझा और पेरियार। ठीक, आगे देखते हैं हम गोदावरी द्रोणी। आप इन्हें सर्च करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि कौन सी नदी किस राज्य से बहती है। साबरमती किस राज्य से बहती है, माही किस राज्य से बहती है, भरतपुझा किस राज्य से बहती है और पेरियार किस राज्य से होकर बहती है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर डाल सकते हैं। गोदावरी द्रोणी
गोदावरी सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ध्यान रखना इस बात का भैया। ठीक, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। किसकी? गोदावरी की। यह बहकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, प्रायद्वीपीय नदियों में। ठीक है, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग किसमें? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ कहाँ से बह रही है? महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से होकर बह रही है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। गोदावरी की सहायक नदियों को, सहायक नदियां देख लीजिए, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत ही बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ध्यान रखना भैया, गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। ठीक, आगे देख लेते हैं महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। ठीक है, तथा उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई 860 किलोमीटर है। अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड व उड़ीसा में है। महानदी की महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में, लंबाई 860 किलोमीटर। उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं शेष क्या है। शेष है कृष्णा द्रोणी। ठीक, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। ठीक, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा। कौन कौन सी? तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कहाँ कहाँ बहती है कृष्णा? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं कावेरी द्रोणी। ठीक, कावेरी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी की श्रृंखलाओं से निकलती है। तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई 760 किलोमीटर है। मुख्य सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी कहाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ये विस्तृत है। तो देखा हमने कावेरी द्रोणी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, और तमिलनाडु में कुल्लूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई 760 किलोमीटर है। सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी, ये सभी सहायक हैं। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। चलिए, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। जो जल विद्युत है इसके द्वारा कहाँ कहाँ के लिए प्रदान की जाती है? जो जल विद्युत है वो मैसूर, बंगाल, बेंगलोर तथा कोलार जो स्वर्ण खान है उन क्षेत्रों के लिए प्रदान की जाती है। अभी देखें भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर पूर्व की ओर बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इनमें एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है। इसका 97% जल लवणीय है। 3% जल स्वच्छ जल है। उपलब्ध 2/3 भाग हिमानी के रूप में है। तो देखिए, जो संपूर्ण पृथ्वी है उसका धरातल का लगभग 71% किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। लेकिन उसमें से अधिकतर मतलब 97% जल कैसा है? लवणीय है, खारा है, जिसे पी नहीं सकते। केवल 3% ही जल स्वच्छ है, जिसका 3/4 भाग
हिमानियों के रूप में है। किसका? 3% का 3/4 भाग हिमानियों के रूप में है। ठीक, आगे देखते हैं झील। क्या है झील, इसे भी पढ़ लेते हैं। आप ये देख पा रहे हैं झील का चित्र है। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे। किससे? नाव वाले घर। नाव वाले घरों को क्या कहते हैं? शिकारा। ठीक, आप परिचित होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झीलों वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। भाई जो जो गया है कमेंट करके बताए कहाँ कहाँ गया है और कौन कौन से जो जलीय खेल हैं या नाव की देखा है और उनके साथ लुत्फ उठाया है। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थलों पर झील नहीं होती तब क्या होता? वे उतना आकर्षित होते जितना कि आज हैं? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? झील। पृथ्वी की सतह का गर्त वाला भाग जहां पर जल जमा हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? झील। गर्त मतलब गड्ढा। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है। ध्यान रखने, बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहा जाता है? समुद्र। जैसे कैस्पियन सागर क्या है? वो एक झील है। ये दे रखा है देखो, कैस्पियन, मृत सागर और अरल सागर, ये क्या हैं? ये सभी झीलें हैं। ठीक, इनको क्या कहा जाता है? समुद्र कहा जाता है। भारत में बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणियों वाली झीलें, इनमें केवल वर्षा ऋतु में ही पानी आता है। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण किससे हुआ है? हिमानियों और बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। ठीक, कुछ का निर्माण इस तरीके से हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है तथा स्पिट तथा बार रोधिका जिसे बोलते हैं तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण होता है। जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, ये कैसी हैं? लैगून झील हैं। अंतर्देशीय भागों, चलिए दूसरी तरफ देखो, ये दे रखा है बड़ा मनमोहक चित्र है। किसका? लोकटक झील का। कहाँ पर है ये लोकटक? मणिपुर में है। ठीक, आगे देखते हैं हम। अब यहाँ बैठे हुए लुत्फ उठा रहे हैं, कभी जाकर देखें। वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांवर झील, ये कैसी झील है? मौसम झील है। एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक निर्माण के लिए किया जाता है। जल का उपयोग किसके लिए? नमक निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी का अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें कहाँ है? हिमालय क्षेत्र में है। मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी। किसके द्वारा बनी? हिमानी द्वारा बनी। दूसरे शब्दों में तब बनी जब हिमानियों ने यह कई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गईं, या किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर की वुलर झील, किसकी? जम्मू और कश्मीर की वुलर झील। वुलर झील कहाँ है? जम्मू और कश्मीर। भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वाली प्राकृतिक झील है ये। डल झील, भीमताल झील, नैनीताल, लोकटक, बड़ा पानी, कुछ अन्य, ये सभी कैसी हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। इसके विपरीत अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है। जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना जो बनाई गई है, गुरु गोविंद सिंह भाखड़ा नागल बांध जो है, गुरु गोविंद सागर बांध जो, वो क्या है? एक झील ही है। ठीक, एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए, कर लीजिए, बताइए और कमेंट में जरूर। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू करने में सहायक होती है।
नदी के बहाव को सुचारू करने में सहायक होती है। झील, ठीक। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती हैं। वर्षा के समय क्या करती हैं? बाढ़ को रोकती हैं। सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करती हैं, ठीक, पानी के बहाव को संतुलित करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन करने में भी किया जाता है, जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय पारितंत्र को संतुलित करती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटक को बढ़ाती है, हमें मनोरंजन प्रकार प्रदान करती है। तो हमने देखे झीलों के कितने कितने लाभ हैं हमें, ठीक। नदियों का आर्थिक या अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा, चलिए आगे देख लेते हैं, अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के अनेक शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं, किंतु भारत जैसे देश के लिए यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वहाँ सिंचाई, नौसंचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत महत्व है। देख रहे हैं आप। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब स्टार्ट की गई थी? देश में नदी सफाई कार्यक्रम शुभारंभ किया था 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के तहत, ठीक, आरंभ हुआ। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लाई गई NRCP के तहत। अन्य नदियों को जोड़ा गया। गंगा का कार्य योजना विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का मुख्य स्रोत हैं। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करना है। उद्देश्य क्या है? नदियों के प्रदूषण को कम करना, जल की गुणवत्ता को सुधारना। तो देखें हमने जो गंगा सफाई कार्यक्रम है 1985 में लाया गया, गंगा एक्शन प्लान, गंगा नमामि गंगे जो है प्रारंभ हुआ 1995 में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लाई गई और इसके माध्यम से अन्य नदियों को आपस में जोड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण नदी जल की इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा जिनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण एवं अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर लेता है। कितना? 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को समाहित कर सकता है। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। इन कार्यों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बता योजना लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसा कार्य योजना के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन में, इस विषय पर विचार करके तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास के माध्यम से हमने देखा कक्षा 9 NCERT अफवाह तंत्र, भारत का अफवाह तंत्र, भारत की प्रमुख नदियाँ, पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं और कौन कौन सी ज्वार नदमुद का निर्माण करती हैं, किस नदी का उद्गम कहाँ है और मुहाना कहाँ है, किस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है या किस नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी लंबाई कितनी है, उन पर कौन कौन से शहर हैं, इन सभी के बारे में हमने अभी देखा और समझा। एक बार में अगर समझ में ना आए तो क्लास को दोबारा देख सकते हैं, अपने साथियों को जोड़ सकते हैं, उनसे अपनी इस क्लास को देखने के बाद में प्रश्न उत्तरी से कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा। अंत में हम इसके प्रश्न उत्तरी को देखते हैं
2-4 प्रश्न भी दे रखे हैं, देखते हैं आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं। इन सभी के उत्तर कमेंट में ज़रूर करें। तो देखिए, पेश है आपके सामने सबसे पहला प्रश्न, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या जम्मू कश्मीर में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी हमने पढ़ाया है, जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा से, अमरकंटक से, ब्रह्मगिरी से या पश्चिमी घाट की ढाल से? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमरकंटक से, जो एमपी में है, वहीं से इसका उद्गम है। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सावर झील, वुलर झील, डल झील या गोविंद सागर? तो हमने अभी पढ़ाया था सावर झील कैसी झील है? लवणीय झील है, जिससे हम नमक तैयार करते हैं, राजस्थान में है। वुलर झील, डल झील, गोविंद सागर झील, ये सभी मीठे पानी की झील हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या महानदी? तो हमने अभी बताया था जो गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंत घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा या ताप्ती? तो ये भी अभी बताया है, नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंत घाटी से होकर बहती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ताप्ती नदी। इस तरीके से हमने इसकी प्रश्नोत्तरी को भी पूरा किया जो इसमें दे रखी थी। आगे इसी के प्रश्न भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी पहले हम चैप्टरों को समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को बार बार देखते रहें और अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास करें। अगर कोई भी आपका सजेशन हो जिसमें हम कोई सुधार कर सकें अपनी पढ़ाने की शैली में, समझाने की शैली में, अपनी जो भाषा है उसकी शैली में, तो हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।